नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीडीसी यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जीएस का दूसरा मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 15 मार्च 2022 को इसका पेपर होना है। तो हम लोग फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट पेपर के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकेडमी आपके लिए लेकर के आया है गेट 30% ऑफ। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकेडमी पे, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। या फिर आपका सीमित समय के लिए है, केवल 8 और 9 मार्च तक ही आपका ऑफर वैलिड रहेगा। तो जो लोग भी यूपी ट्रिपल सी बीडीओ हुआ, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे आपको जो है ऑफर प्राइस दे दिया गया है, वहाँ पे आप डिटेल जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जा चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये आप रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा। बाकी आपका ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया गया है वीडियो के लिए, लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। या फिर आप यूपी पीसीएस या और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है देख सकते हैं, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन, आंत। हैजा रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है वह आंत है, और ये आपका विब्रियो कालेरा नामक जो है जीवाणु के कारण होता है, और यह मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार वह धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। तो हैजा रोग से पूछा गया है कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न है, ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में ये आपका पाया जाता है, और समताप मंडल में जो है आधी बादलों की गरज, बिजली तथा धूल कण इत्यादि कुछ नहीं होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ जो है वायुयान उड़ाने की आदर्श व्यवस्था भी पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान जो है किस मंडल में आपका उड़ता है, तो समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाई जाती है। और इस मंडल में ओजोन परत आपका 32 से लेकर के 60 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। और ओजोन परत नापने की इकाई को कहते हैं डॉप्सन इकाई कहा जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है। तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो दिया गया है अंगूर में पाया जाता है, और इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपको पता ही होगा, ये दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 कुल पुराण है। इन पुराणों में विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड तथा भागवत पुराण ये सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। और इन 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण। इसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं डी ऑप्शन संपत्ति कर। तो प्रत्यक्ष कर में आपका आयकर आ जाएगा, जिसे संपत्ति कर कहते हैं, ये आपका
अप्रत्यक्ष कर में आएगा। और निगम कर हो गया, व्यवसाय कर हो गया, उपहार कर, तो ये सभी आपका प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएंगे। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो आएगा वो आपका सीमा शुल्क होगा, सेवा कर होगा, बिक्री कर होगा, उत्पाद शुल्क होगा। ये सभी आपका अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है कौन सा, तो संपत्ति कर। छठवां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होता है मथुरा में, सबसे ज़्यादा वर्षा आपका गोरखपुर में होता है। और मथुरा में यदि सेंटीमीटर में देखा जाए औसत जो वर्षा होता है वह 54.4 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है मथुरा में। सर्वाधिक वर्षा औसत में देखा जाए तो गोरखपुर में होता है 184.7 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है गोरखपुर में, जो कि सबसे ज़्यादा है। और भारत में बात करें सबसे अधिक वर्षा तो मासिनराम में होता है, मासिनराम मेघालय में है। और सबसे कम वर्षा वो आपका लेह में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो अब जो है फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या जिला ही कर दिया गया है। तो अयोध्या मेला जो है आपका अयोध्या जिले में आयोजित किया जाता है। पहले फैजाबाद जिला नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में अधिकतम शाखाएं हैं? तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। विदेशों में अधिकतम शाखा वाला बैंक SBI है। और 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक जो है ये सबसे बड़ा बैंक है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, राजग सरकार की वह योजना कौन सी है जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई? तो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य जो है 26 जनवरी 2015 जो कि पहला चरण था, तब तक कुल करीब 7.5 करोड़ खाते खोले जाने थे। किंतु इसके तहत 17 जनवरी 2015 तक करीब 11.5 करोड़ खाते खोले गए। इस प्रकार यह विश्व की सर्वाधिक सफल सरकारी योजना बनी और गिनीज बुक में यह दर्ज हुई। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 10वां प्रश्न है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक। लोदी वंश का शासनकाल यदि देखा जाए तो सल्तनत काल में आता है लोदी वंश। तो 1451 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। और लोदी वंश का संस्थापक जो था वह था बहलोल लोदी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। वह 1451 से लेकर के 1489 तक, 1451 से 1489 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा और यह 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1972 में जो है बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इसी वर्ष बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना बनाई गई। किंतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ये आपका 1 अप्रैल 1973 से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था। और बाघ को जो भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया कब? तो 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था बाघ को। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ताप और समय को विभाजित करने के लिए परिकल्पित की गई रेखा या रेखाओं को क्या कहते हैं?
तो यह कहलाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सी विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी यानी कि भूमंडल पर परिकल्पित की गई ताप विभाजक रेखा को अक्षांश तथा समय की विभाजक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर, लायन ऑफ द पंजाब, किसे कहा जाता था? वो आपको पता होगा, लाला लाजपत राय को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आधुनिक भारत के इतिहास में लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जिब्राल्टर जिस पर ग्रेट ब्रिटेन का आधिपत्य है और जो भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी यानी कि पिलर्स ऑफ हरकुलिस इसे कहते हैं। तो पिलर्स ऑफ हरकुलिस पूछा जाए तब भी आपका जिब्राल्टर होगा, या फिर पूछा जाए कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं तो भी आपका जिब्राल्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध औषधि से नहीं था? तो यहाँ पे जो दिया गया डी ऑप्शन, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। भारत के दूसरे उपग्रह जो कि 1979 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था, इनका नामकरण भास्कराचार्य के नाम पर ही हुआ था। बाकी चरक, धन्वंतरी और सुश्रुत जो है ये चिकित्सा यानी कि औषधि विज्ञान से ये संबंधित थे। 16वां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको कई बार बताया भी जा चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 17वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो मैप में आप देखेंगे क्लियर होगा यहाँ पे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यह बांटती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर के जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ पर किया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। बी विकल्प सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो कि इतिहास में नेताजी के उपनाम से जो है जाने जाते हैं, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में की थी। 19वां प्रश्न देखते हैं, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण तो करवाया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि सिखों के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, को सम्राट अकबर द्वारा दिए गए 500 बीघे जमीन पर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जोखिम भरे उद्योगों कारखानों में बाल श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में। संविधान के भाग 3, यदि भाग पूछा जाए तो भाग 3 के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया। इनमें अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण खानों या कारखानों या उद्योगों में बाल श्रम के निषेध का यह उपबंध करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन की साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो किया गया है आंध्र प्रदेश में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित है, और इस विश्वविद्यालय को बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना माधुरी शाह समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश में हुआ था। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध
शिक्षा की गुणवत्ता की देख रेख करता है? तो है आपका AICTE। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यह संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है। इसकी स्थापना 1945 में एक सलाहकारी बोर्ड के रूप में किया गया और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, एक तो चेन्नई में है, दूसरा मुंबई में, तीसरा कानपुर और चौथा कोलकाता में है। बाद में इसकी स्थापना वह संवैधानिक रूप से सन 1987 में भी की गई। 24वां प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है गलनांक। बी विकल्प सही हो जाएगा। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। जबकि द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना यह आपका वाष्पीकरण कहलाता है। और तापमान बढ़ने पर जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अथवा गैस में परिवर्तित होने की क्रिया यह आपका ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे ऊर्ध्वपातन में आपसे पूछा था कपूर, तो कपूर का जलना ये किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है ये। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, गलनांक। 25वां प्रश्न है, वायुयान कार्य करता है? तो यह कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुयान की कार्य करने का सिद्धांत बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है और बर्नौली प्रमेय का उपयोग वायुयान के पंखों को बनाने में किया जाता है। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी सन 1928 को सर जो है CV रमन ने अपनी खोज की घोषणा की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में अभी आपको बताया भी जा चुका है, ऑक्जैलिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल ये आपका नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? तो इनमें आपका ये ऑप्शन सही होगा, जस्ता और तांबा। पीतल में देखा जाए तो 68.7% तक तांबा और शेष जो है वह जस्ता उपस्थित रहता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें आपका यमुना नदी है, गंडक है, घाघरा है, कोसी, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। अंतिम प्रश्न है, खसरा की बीमारी होती है? तो यह वायरस जनित रोग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। खसरा ये आपका विषाणु जन्य रोग है जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इस स्थिति में शरीर में ज्वर, जलन, पीड़ा और त्वचा में खुजली तथा आँख नाक से पानी गिरने लगता है। संक्रमित व्यक्ति के नाक मुंह से विसर्जित पदार्थ द्वारा इसके विषाणुओं का संक्रमण होता है। तो यह आपका वायरस जनित रोग है खसरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका GDC यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS फर्स्ट पेपर के लिए दूसरा मॉडल पेपर। तो इसके पहले पहला अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्रैक यूपी लेखपाल एग्जाम, और जो है आपको पता होगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है अकेडमी। तो यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए जो 3 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फीस रखा गया 1000 रुपये है, 6 मंथ का है 1500 रुपये और 1 साल का फीस है 2000 रुपये। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाके, और आप आसानी से जो है यूपी लेखपाल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। और साथ में जो है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो कोर्स
फीस है, 3 मंथ का 1500 है, 6 मंथ का 2700 रुपये है और 12 मंथ का 3300 रुपये है। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ एडिशनल डिस्काउंट भी हो जाएगा। और यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम चाहे यूपीपीएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी, आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में जो है हमारा रेफरल कोड आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते समय, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी फीस है उसमें आपको उसके अलावा भी आपको जो है 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपसे वहाँ पे माँगा जाता है।